दोस्तों, आज अक्टूबर की 6 तारीख है, साल 2023 और कल ही यानी 5 अक्टूबर की दोपहर हमारे यहाँ शाम 4:30 बजे नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसर को इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है और उस कार्यक्रम को मैंने लाइव देखा और ऐसा संयोग बन गया है कि अभी पीस सम्मान की घोषणा होने वाली है, तब मैं उनको पढ़ रही हूँ। लेकिन मैं ये पढ़ने के बाद देखूँगी। मुझे लगता है कि मैं क्रिकेट नहीं देखती, मैं कोई खेल नहीं देखती और लिटरेचर कोई खेल नहीं है, लेकिन हर प्रतियोगिता इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती है। इस साल भी इतने सारे नाम थे प्रस्तावित और लोगों के प्रिय हमारे भूभाग से भी, जैसे कि सलमान रश्दी हमारे अपने देश से, जैसे कि हमारे आस पड़ोस से हारुकी मुराकामी को इतने चाहने वाले हैं दुनिया भर में, लेकिन नॉर्वेजियन वुड्स के लेखक को नहीं मिला इस बार भी। और मिला है जॉन फॉसे जी को, जो कि नाटककार भी हैं, जिनके नाटक बहुत लोकप्रिय हैं। न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे से लेकर पेरिस तक में मंचित होते हैं, बहुत देखे जाते हैं। उनके उपन्यासों का भी अनुवाद बहुत पसंद किया गया है अंग्रेज़ी में, और उनके प्रकाशक अंग्रेज़ी अनुवादों के लगभग वही हैं जो पिछले साल की नोबेल विजेता एनी अर्नौ के प्रकाशक हैं, कम से कम कुछ अनुवादों के। काफ़ी बड़ा उनका क्षेत्र है ये फॉसे जी का। लेखन के मामले में कविताएं भी वो लिखते हैं, हालांकि ये पुरस्कार उनको अपने प्रोज गद्य लेखन के लिए मिला है, नाटक और उपन्यासों के लिए। लेकिन कहना न होगा कि उनकी हर कृति महत्वपूर्ण है, और बाद में नोबेल कमेटी के साथ बातचीत करते हुए सदस्यों ने भी ऐसा कहा। और बहुत सी बातें, महीन बातें उनके बारे में अभी उभर कर आ रही हैं और उभरती रहेंगी दरअसल अगले साल तक। और कल जब ये पुरस्कार उनको मिला तो वो अपने गांव वाले घर में जा रहे थे, शायद पत्रकारों से बचने के लिए उस वक्त वो गाड़ी चला रहे थे। बहरहाल मैं पढ़ना चाहती हूँ और आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ। पढ़ते हुए हम कई बार अकेले हो जाते हैं, तो पढ़ना चाहती हूँ आपके साथ उनका एक बहुत चर्चित उपन्यास, जिसके लिए उनको बहुत अनुशंसा मिली, सेप्टोलॉजी, जो कि शायद 3 भागों में है और कुछ हद तक आध्यात्मिक है। जॉन फॉसे के बारे में ये कहा जा रहा है कि आध्यात्म से उनका एक अद्भुत सा रिश्ता है। उनकी पैदाइश एक बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के लूथरन परिवार में हुई। हम सब जानते हैं कि लूथर कौन है, हम सब ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का इतिहास पढ़ा है। मैंने आपसे शायद थोड़ा ज़्यादा इसलिए पढ़ा हो क्योंकि मैं इतिहास की छात्रा हूँ। तो हमें याद है कि जर्मनी में कैथोलिक चर्च के ख़िलाफ़ किस तरह से लूथर ने सबसे पहले चर्च की दीवार पर, उसके दरवाजे पर जाकर 9 थीसिस ठोक दिया था, सवाल उठाते हुए। लेकिन यही विडंबना होती है और बाद में इंग्लैंड के राजा ने उसको पूरे देश पर एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन की तरह एक क्रांति कर दी, क्योंकि कैथोलिक चर्च में तलाक नहीं था मान्य और इंग्लैंड के राजा को तलाक चाहिए था और वो अपनी बीवी को न तो कत्ल करना चाहते थे और न कुछ। ये अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि रिफॉर्मेशन का जो इतिहास है वो बाद में विडंबना की तरह इतना जटिल हो गया कि जो एक रिफॉर्मेशन की तरह, यानी कि एक सुधार आंदोलन की तरह जो मुहिम चली थी, वो अपने आप में उतनी ही कड़ी और उतनी ही कट्टर हो गई जितना कि कैथोलिक रिलीजन था। लूथर के बाद अनेकों लोग आए, हसाइट्स और मेथोडिस्ट और कितने सारे उसमें वो हैं, खंड हैं, और उसके कितने सारे चर्च हैं। और हमारे शहर में भी एक बहुत खूबसूरत मेथोडिस्ट चर्च है, कॉलोनियलिज्म के ज़माने का बचा हुआ, जिसमें मैं हाल ही में गई थी, लेट कॉलोनियल पीरियड में ये सब हुआ। लेकिन
ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये थोड़ा सा बताता है कि एक लेखक और उसके परिवार की जो उसकी परवरिश है, तो उसका ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण क्या रहा होगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2013 में जॉन फॉसे ने लूथर चर्च छोड़कर कैथलिक चर्च को अपनाया। उन्होंने अपना धर्मांतरण किया। अब इस पर बाद में ढूंढना पड़ेगा इसके क्या कारण है, उन्होंने क्या कहीं इस बारे में लिखा है। लेकिन इस उपन्यास में, जो कि 3 खंडों में है, एक कलाकार के साथ ईश्वर का संवाद है। और एक कलाकार के साथ ईश्वर का संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है अनेकों कारणों से, हम जानते हैं। इस पर हम बाद में बात करते रहेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं जिस उपन्यास से थोड़ा सा हिस्सा मैं आपके साथ पढ़कर साझा करना चाहती हूँ। उसका नाम है द अदर नेम। और इसके जो 3 खंड हैं, इनके नाम ही आपको बता देंगे कि ये कितने आत्मचिंतन परक हैं, अर्थात कितनी गहरी इनमें सोच है। ऐसे भी इनमें कहा जा रहा है इनके बारे में कि ये मतलब बहुत लंबी लंबी पैसेजेस इनके भी होते हैं और तमाम लेखकों के होते हैं जो घटनाओं के नहीं बने होते। तो कंटेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पोर्टेंट होता है ट्रीटमेंट, भाषा वगैरह वगैरह, इसका सौंदर्य। तो आई द अदर ऐसे भी है। तो द अदर नेम, अगर हम इसका अनुवाद करना चाहें हिंदी में, तो मैं पहली सोच में कहूँगी वह दूसरा नाम, है ना। लेकिन द सेकेंड नेम इसका नाम नहीं है, तो इसलिए वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उसको लंबा बनाते हुए शायद फिर ये किया जा सकता है कि वह जो एक अलग नाम है, वह जो मुझसे इतर एक नाम है। तो ये पूरा उपन्यास पढ़ने के बाद ही तय होगा उसके पूरे तेवर और जज्बे के हिसाब से कि इसका सही नाम क्या होगा। दूसरा हो ही सकता है, और यहाँ दूसरा का अर्थ उसका सरनेम भी हो सकता है और एक अलग नाम, पेन नेम, मतलब इतनी बहुलार्थी चीज़ें होती हैं। द अदर नेम किसी दूसरे व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, अपना ही एक दूसरा नाम हो सकता है, अपना ही रखा हुआ, किसी और का रखा हुआ डाक नाम, झुम्पा लाइरी, है ना। पढ़ें। I want to take a little look at the picture I'm working on. मैंने कहा कि एक कलाकार के साथ ईश्वर के संवाद की कथा है जिसमें कलाकार खूब अपनी बात करता है और वो एक चित्रकार है। I want to take a look at the picture I'm working on, the one with the 2 lines that cross in the middle, and I think that maybe I should shut the curtains. I usually do, but now it's so dark out that I can look at the picture in the dark just fine without closing the curtains like I usually do. Maybe it's a strange habit, always wanting to look at my paintings in the dark. Yes, I can even paint in the dark because something happens to a picture in the dark. Yes, the colors disappear in a way, but in another way they become clearer. The shining darkness that I'm always trying to paint is visible in the darkness. Yes, the darker it is, the clearer whatever invisibly shines in a picture is. And it can shine from so many kinds of color, but it's usually from the dark colors, and yes, especially from black. I think that when I went to the art school, they said you should never paint with black because it's not a color. They said, but black, yes, how could I ever have painted my pictures without black? तो ये इतना लंबा एक वाक्य है। हमें हमेशा कहा जाता है छोटे वाक्यों में लिखो, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल, अगर आप उसको संभाल सकते हैं अपने पूरे पंक्चुएशन, कॉमा, सेमीकोलन, डैश, जिस चीज़ के साथ, इन्वर्टेड कॉमा के साथ भी बिल्कुल संभालिए। लेकिन यहाँ तो बात चित्रकार की हो रही है और उसने क्या कहा, मैं भावानुवाद करूँगी, शब्दशः तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बताना चाहूँ एक पेंटर है जो ये सोच रहा है कि, और ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि जिस तस्वीर पर मैं काम कर रहा हूँ उसको केवल देखूँ, अलग होकर, थोड़ी देर के लिए अपनी कृति से अलग होकर, और उसको देखने वाली बात सब करते हैं, ये कह रहा है। और मुझे ऐसा करना ऐसे पसंद है कि जब रोशनी थोड़ी कम हो और मैं यहाँ थोड़ा सा
अंतर तो नहीं, लेकिन एक लंबी छलांग मारते हुए ये कहूँगी कि मुझे वह दृश्य याद आ रहा है रेम्ब्रांट फिल्म का, कॉलिन फर्थ वाली, जिसमें वो जो दाई है, जो मेड है, जो हमेशा कान में एक पर्ल पहनती है, और द गर्ल विद द पर्ल इयरिंग, है ना, जो पेंटिंग है विश्व प्रसिद्ध रेम्ब्रांट की, जिसके ऊपर बनी है, ऐसा कहते हैं, ये कहानियाँ बुनी गई। अब इन पे बहुत रिसर्च भी किया गया है, और चूँकि ये इस तरह से कही जाती है इसलिए हम इनको मान लेते हैं रेम्ब्रांट 17वीं शताब्दी के डच पेंटर, कोई ऐसी इनएक्सेसिबल बात नहीं है। तो बहरहाल तो वो जब उस फिल्म में कमरे की सफाई कर रही है, वो यहाँ तक कहती है कि मैं इस खिड़की की धूल झाड़ दूँ, पर्दा हटा दूँ, ऐसा कुछ वो पूछती है। तो मार्केट कहती है कि क्यों ये तुम इतना सा सवाल करती रहती हो, या पेंटर से खुद बात हो रही है। तो वो ये कहती है, इट्स जस्ट दैट इट माइट चेंज द लाइट इन विच यू लुकिंग एट थिंग्स। मतलब ये कि अभी आप अधूरी तस्वीर के बीच में हैं, और अगर इस बीच रोशनी बदल जाए तो आपको परेशानी हो सकती है, आपको एक नया नज़रिया तो मिलेगा, लेकिन वो बदला हुआ है। तो क्या आप वो बदलाव चाहते हैं, या फिलहाल आप रोशनी को यथावत रखना चाहते हैं? ये कह रहा है कि मैं उसको अंधेरे में देखना चाहता हूँ, और ये कि जनरली ज़्यादातर मैं ऐसा अंधेरे में देखने के लिए कमरे की खिड़की का पर्दा खोलता हूँ, लेकिन अभी बाहर इतना अंधेरा, और दोस्तों अभी यहाँ भी बारिश हो रही है, धूप नहीं है, आप बारिश को सुन भी सकते हैं, कितना सुहाना है। और मैं चाहता हूँ कि उसको अंधेरे में देखूँ, और मुझे पर्दा खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना अंधेरा है बाहर। इसके लिए अंधेरे के लिए भी हम बहुत सारे शब्दों का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, धुंधला का या जो भी, कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि किसी भी तस्वीर को अंधेरे में देखा जाना बहुत ज़रूरी होता है। और हो सकता है कि आपको यह एक अजीब आदत लगे, लेकिन मैं हमेशा ऐसा करना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं अंधेरे में भी चित्र बना सकता हूँ, और मैं आपको ये बता दूँ कि चित्रों के साथ अंधेरे में कुछ होता है, रंग खो जाते हैं कुछ इस तरह, बट लेकिन वो कुछ इस तरह से साफ भी होते हैं, होने के बावजूद उनका एक अलग चेहरा, अलग रूप उभरता है, और वो एक अलग ढंग से सामने आते हैं, चमकते हुए अंधेरे में भी चीज़ें that I'm always trying to paint is visible in the darkness. Yes, the darker it is, the clearer whatever invisibility shines in a picture is. जितना ज़्यादा अंधेरा होता है, उतना अधिक वो चीज़ जो एक तस्वीर में अदृश्य होती है, वो उभर कर आती है। The darker it is, the clearer whatever invisibly shines in a picture is. उस तस्वीर में चमकती हुई कोई एक चीज़ जो ऐसे रोशनी में नहीं दिखती है ना, वो उभर कर आती है। ये बारीक बात है। और मेरा अपना फेस मुझे याद आ रहा है, और मेरी अपनी कविता रंगीन थी हिमाकत उसकी, और सो केयरलेसली लॉस्ट इन लाइट, ये मैंने पुणे में एक जर्नल संपादित करते हुए लिखा था। एंड इट कैन शाइन फ्रॉम सो मेनी काइंड्स ऑफ कलर, बट इट्स यूजुअली फ्रॉम द डार्क कलर्स। इस कलाकार को गहरे रंगों से प्यार है, ख़ास करके काले रंग से, उसे काले रंग से चित्र बनाना पसंद है। और उसे याद आता है कि आर्ट स्कूल में उसको कहा गया था कि काले से चित्र मत बनाओ, क्योंकि काला तो कोई रंग नहीं है दोस्तों, 3 ही प्राइमरी रंग है। तो बात इतनी ही है, इतना लंबा, इतना पोएटिक सेंटेंस। हमारी हिंदी में अगर इसका मूल्यांकन होगा तो यही कहा जाएगा कि ये कविता में लिखा जा रहा है, और इसको ज़रूर कहा, मतलब ज़रूर कहा जाएगा बाहर में। हर बात तो इतनी ज़्यादा कही नहीं जा सकती, आलोचक कह सकते हैं, पुरस्कार की घोषणा में क्या कुछ कहा जाएगा, लेकिन आप देखिए कि प्रोज जो है वो कितना पोएटिक है। सेकेंड सेंटेंस, No, I don't understand it because it's in the darkness that God lives. Yes, God is darkness,
and that darkness, God's darkness, yes, that nothingness, yes, it shines, yes, it's from God's darkness that the light comes, the invisible light, I think, and I think that this is all just something I've thought of. Yes, obviously, I think, and I think at the same time, this light is like a fog, because a fog can shine too. Yes, if it's a good picture, then there's something like a shining darkness or a shining fog either in it, in the picture, or coming from the picture. Yes, that's what it's like, I think, and without this light, yes, then it's a bad picture, but actually there's no light you can see, maybe, or is it that only I can see it, no one else can? Question mark. है ना? फिर देखिए ये कितना लंबा सेंटेंस है और कितना खूबसूरत। और दोस्तों यहाँ आ गया, ये कह रहा है कि आई थिंक गॉड इज़ डार्कनेस, गॉड लिव्स इन डार्कनेस। और आप जानते होंगे